लिए आज हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश चंद शर्मा सर। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप। किसानों की आवाज़ को उठाना आपकी अहम प्राथमिकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार को किसानों की आवाज़ को सुनना चाहिए और उनकी मांग को मान लेना चाहिए? मैडम, किसान मोर्चा के नाते हमारा काम है संवाद करना और हम एक सेतु की तरह काम करते हैं किसानों के बीच और सरकार के बीच में। अभी ये जो विरोध यहाँ पे चल रहा है, देखने वाली बात है कि भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक तरह की संस्कृति है, अनेक तरह की नीति है, अनेक तरह की व्यवस्थाएं हैं। कृषि अपने आप में एक संपूर्ण क्षेत्र है। भारत जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक फैला हुआ है और आप देखें हर जगह एक अलग अलग प्रोसेस है खेती करने का, तरीकों को बांधने का। जहाँ तक इस बिल के विरोध की बात हो रही है, यह एक समझने वाली बात है कि एक ऐतिहासिक पहल है। माननीय प्रधानमंत्री बहुत प्रतिबद्ध हैं अपनी नीति को लेके, अपनी निष्ठा को लेके और इसको पूर्ण करने के रूप में। पहली बार किसी सरकार ने ये माना है, ये समझा है कि हमारा मूलभूत आधार क्या है, हमारी मूलभूत मजबूती क्या है। और ये हमने पाया कि कृषि एक मजबूत क्षेत्र है जिसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। दुनिया के साथ कंधे से कंधे मिलाने की बात हो तो कृषि को बिना मजबूत किए हम वो लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। इसी के लिए हमने इस बिल के माध्यम से पूरे देश को, पूरे देश की कृषि को एक साथ एक समान लाने की कोशिश की है। लगभग 10 दिनों से किसान आंदोलन कर रहा है, सरकार उन्हें समझाने में नाकाम क्यों है? देखिए, यह बिल एक ऐसा बिल आया है जिसके माध्यम से हम पहली बार कंसर्न हुए हैं कि किसान आज तक इतिहास में अभी तक बाजार जाता रहा है। पहली बार ऐसा कोई बिल है जिससे बाजार को हम किसानों के बीच में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था परिवर्तन का एक दौर है जिसमें कुछ शंकाएं होना वाजिब है। इसमें मैक्सिमम किसान इसके विरोध में नहीं है, कुछ किसान वर्ग हैं और उनकी चिंताएं जायज है, लेकिन ये कोई ऐसा स्वरूप नहीं है कि कहीं से हमने इसको कॉपी किया और लागू कर दिया हो और कुछ लोगों को हमने जान के छोड़ दिया गया है। इसमें हमारा कंसर्न बहुत स्पष्ट है कि कुछ दुविधाएं आ सकती हैं, कुछ विचार आ सकते हैं, उसका समाधान आवश्यक है और वो समाधान हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, अपने आने वाली देश की पीढ़ियों को फूड सिक्योरिटी की गारंटी देते हुए इस बिल को हमने लागू किया है। और इसमें कोई भी चीज़ है तो उसके शंका का समाधान करने के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़ी बड़ी मंडियों के जो मठाधीश हैं वो किसानों को कृषि बिल के खिलाफ बहकाने का काम कर रहे हैं? देखिए, अवश्यंभावी है। किसी की अगर पेट पे लात पड़ती है, कोई व्यवस्था को अपने हिसाब से चालू कर रहा है और उसे लगता है कि उसे दिक्कत होनी है, तो उसका विरोध वाजिब है और वो भ्रम भी पैदा करेगा। क्योंकि आज तक ये हुआ है किसानों को उनके उचित मूल्य जो उनके फसल का आज तक उनको नहीं मिला है। वो हमेशा आज तक पीड़ित रहे हैं। ना उनको प्रॉपर टाइम पे पैसा मिलता था, ना उनको बीज मिलती थी, खाद की कालाबाजारी होती थी, उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं था, पर्याप्त बिजली नहीं आती थी, बहुत देसी तरीके से वो खेती करते थे और इसके बाद जो मंडी माफिया जहाँ पे उपलब्ध है वो उनका शोषण करते थे, दोहन करते थे। ये एक पहली सरकार आई है कि 6 सालों में जिन्होंने इसकी पीड़ा को समझा है और इसी का असर है कि 2019 में जब मोदी जी दोबारा चुनाव में गए, किसानों ने बड़े रूप में उनको बहुमत के माध्यम से दोबारा सत्ता में स्थापित किया है। चूंकि ये हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा था कि जब भी हम आएंगे, हम किसान बिल लेके आएंगे, उनको हम मजबूत करेंगे और आने वाले विश्व की रिक्वायरमेंट को समझते हुए जब पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया खत्म हो गई है, तो वहां पे हम अपने आप को 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कहाँ देखते हैं? कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, हमारे पास कोई तेल के बहुत बड़े कुएं नहीं है, हमारे पास और कोई सेक्टर नहीं है, हमारे पास इतना बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। हमारा मूलभूत आधार कृषि था, कृषि है और कृषि रहेगा। इसी को आधार बनाते हुए हमने बाजारों को खेतों तक लाने का काम किया है। अब जब बाजार खेत तक आएंगे तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मजबूत करेंगे। हम एक पोर्टल के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन करने के माध्यम से उसको एक स्वरूप चीज़ों को इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराएंगे जहाँ हर एक व्यक्ति को, हर एक किसान को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको पता होगा मार्केट में क्या चल रहा है, उसकी भाषा के रूप में, उसकी आवाज़ के रूप में, और वो अपनी बुद्धि विवेक से फैसला लेने में सक्षम होगा। आज तक छोटे किसानों का फैसला मंडी माफिया लेते रहे हैं। इस व्यवस्था को खत्म करना देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक है और इसी का एक आधार है कि यह बिल हम मार्केट में, एक देश में एक बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में, माइलस्टोन के रूप में स्थापित होगा और आने वाले समय में 5 साल बाद, 10 साल बाद हम देखेंगे, हम माननीय मोदी जी को सलाम करेंगे कि इन्होंने हमारे परिवर्तन के लिए इतना बड़ा काम किया है।
देश की युवा पीढ़ी जो आज खेती से बिल्कुल अलग हो गई है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम खेत से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। हमारे दादा परदादा, हमारे चाचा ताऊ, कोई ना कोई खेती में कहीं ना किसी न रूप में वो स्थापित है, लेकिन हम अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं कि जो हमने शिक्षा हासिल की है, हमने जो एक परिवेश हासिल किया है और एक एक्सपोजर हासिल किया है, उसका सामंजस्य हम कहाँ बनाएं। यह पहला एक बिल है जो एक सामंजस्य स्थापित करेगा। FPO जो सरकार ने 10,000 FPOs की एक स्कीम लागू की है, जहां किसान अपना खुद का मालिक है, अपनी फसल से लेके अपनी मार्केटिंग तक को लेके, उसका प्रोडक्ट बनाने से लेके वो खुद उसकी मार्केटिंग करेगा। तो इसका एक इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है, इतना बड़ा ये वैल्यू एडिशन आने वाला है। लोग बात कर रहे हैं MSP की कि साहब MSP दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दो। हम बोलते हैं MSP क्यों लो, आप बेस्ट प्राइस लो ना, आप ऑर्गेनिक खेती करो, आप स्पेसिफिक खेती करो जिसमें आपको ज्यादा मिले। हम अपने आप को क्यों किसी के जरूरत के हिसाब से ढाल रहे हैं, हम अपनी जरूरतें क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं। और एक भविष्य को ध्यान में रखते हुए डिमांड सप्लाई है कि दुनिया में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हम उसको पैदा करें जिसमें हमें ज्यादा पैसे मिले। हम कुछ औषधियां पैदा करें, हम कुछ मसाले पैदा करें जिसका हमें ज्यादा वैल्यू एडिशन मिले। हम क्यों अपने आप को एक बल्क प्रोडक्शन हाउस बना रहे हैं और दुनिया का पेट भर रहे हैं कि सिर्फ हमें गेहूं और चावल पैदा करने हैं, उसके साथ में अन्य मसाले क्यों नहीं पैदा करें। आज देश का इंपोर्ट बिल चाहे दलहन के माध्यम से हो, चाहे तिलहन के माध्यम से हो, बहुत ज्यादा हो रखा है। स्थिति यह है कि हम तिल जो हर घर में पूजा में इस्तेमाल होता है, हम उसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, उत्पादन नहीं कर पा रहे, हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं बड़ी मात्रा से। क्यों नहीं हम तिलहन का उत्पादन करते। आज तक हम अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते रहे हैं, पहली बार हो रहा है कि हम हींग का यहाँ पे प्रोडक्शन लेने जा रहे हैं। और सरकार की सारी एजेंसियां को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया गया है कि ताकि किसानों को पता हो उनको क्या चाहिए और सरकार को पता हो कि उनकी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाए। यह बिल दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित कर रहा है, तो इसमें भ्रम की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। तो सर कहने का किसान को लगता है कि वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग उनकी लड़ाई को धर्म का नाम दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, यह बहुत पिछड़ी बातें हैं और मेरा ख्याल है कि इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें भविष्य को देखते हुए, अपनी पीढ़ियों को देखते हुए और दुनिया किस स्थिति से आगे बढ़ रही है। आज हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, हम सेम जमीन पे चाइना 10 गुना ज़्यादा उत्पादन करता है, अमेरिका 8 गुना ज़्यादा उत्पादन करता है, ब्राज़ील 7 गुना ज़्यादा उत्पादन करता है। तो हम अपने किसान भाइयों को पॉलिटिकल दलों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, जो संगठन विरोध कर रहे हैं, इस बात पे आज तक वो क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमारा प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है। क्या हम ऐसा करें कि हम उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, हम चाइना से 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। तो यह एक समझने की आवश्यकता है। विरोध करना लोकतंत्र का एक हिस्सा है और हमारा अधिकार है, हमें उस चीज़ की आज़ादी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज़ादी का हम दुरुपयोग ना करें। सर अगर बात कृषि मूल की समस्याओं का करें तो आपको क्या लगता है कि सरकार कृषि की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ली है? यही रीज़न है कि किस क्षेत्र में कितने उत्पाद हो रहे हैं एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है। जब फसल ज़्यादा होती है तो रेट कम मिलते हैं, फसल कम होती है तो फिर रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है? मैंने एग्जैक्टली कहा आपसे कि देखिए, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा गेम है कि आपकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है और उसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। मैंने कहा भारत विविधताओं का देश है, हमें पता नहीं लग पाता क्योंकि हमारे पास डेटा एग्जैक्टली नहीं आते। पहली बार एक सरकार है कि 2014 के बाद हमने मूलभूत किसान के और कृषि के क्षेत्रों के लिए उसको कैसे मजबूती प्रदान की जाए, हमने काम किया। अब एक समय था कि जब उनको क्वालिटी का बीज नहीं मिल पाता था कि जिसमें वो ज़्यादा प्रोडक्शन करे, जिसमें यील्ड ज़्यादा हो और उसकी एक जो हेल्थ कंप्लाइंस है, जो विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, बेस्ट बीज हम उसको उपलब्ध कराएं, उसकी उपलब्धता हमने सुनिश्चित की है। फर्टिलाइजर का हमने उसमें कम इस्तेमाल किया है ताकि हमें स्वास्थ्य के जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, आने वाले बच्चों में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे वो खत्म हो। खाद की कालाबाजारी, आपको याद होगा कि खाद के लिए लंबी लाइनें लगा करती थी, कोटा सिस्टम से खाद मिलता था। नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से खाद की उपलब्धता को बहुत सहज कर दिया गया है। उसके बाद अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको बिजली नहीं मिलती थी खेतों में, क्या तो बिजली के लाइनें नहीं थी या अगर थी भी तो 2 घंटे 4 घंटे। पहली बार एक ऐसी सरकार है जिसने 24 घंटा उनकी बिजलियों को सुनिश्चित किया है। उसके अलावा चाहे उनको सोलर पंप से जोड़ने की योजना रही हो, चाहे उसको सॉइल टेस्टिंग की बात रही हो, और सबसे बड़ी बात, किसानों को जब पैसों की आवश्यकता होती थी वो दर दर की ठोकरें खाता था। किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने वो इंश्योर किया कि उनको जब भी एक आवश्यक उनका साइकिल आता है फसल का, उसके हिसाब से उसके अकाउंट में पैसे आ जाए और उस पैसे का मालिक वो खुद हो, ना कि कोई दूसरा। और आप देखें कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अगर आप देखें 6 सालों में किसान में और किसानी में बहुत बड़ा अंतर आया है। गाँव की स्थिति बहुत सुधरी है। आज हमारे पास इतना बड़ा एक पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं और जब 6 महीने पिछले और जो 9 महीने गए हैं बहुत वाइटल गए हैं।
जहां सिर्फ एक कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र रहा है जिसने पूरे देश को संपूर्ण मात्रा में भोजन उपलब्ध कराया हो। और खेती और किसानी में सिर्फ फसलें नहीं आती, उसमें मसाले भी हैं, उसमें फल भी है, सब्जियां भी है, दूध भी है, और इन सारी चीज़ों के माध्यम से इसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट मजबूत हुई है। अभी तक ये इशू जरूर रहा है कि ये हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं, और इसको राष्ट्रीय व्यापी स्तर पर इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। आलू उत्तर प्रदेश में जब सीजन में 50 पैसे 1 रुपये किलो बिक रहा होता है, किसान उसको सड़क पे छोड़ रहा होता है, सड़ने के लिए छोड़ रहा होता है, उसी समय चेन्नई में वो 30 रुपये किलो बिक रहा होता है। क्यों नहीं हम इसका सामंजस्य स्थापित करें कि इसको यहाँ 10 रुपये मिले और उनको वहाँ 20 रुपये मिले? तो ये विन विन सिचुएशन है और इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो ये थे प्रकाश चंद्र शर्मा जी, जिन्होंने किसान बिल पर बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। ऐसी और इंटरव्यूज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फुटकर न्यूज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि सारी अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। नमस्कार।